हमारे साथ बिहार के जहानाबाद के सांसद हैं और हम बात करेंगे सर के लोकसभा क्षेत्र में किए गए सारे काम। 2.5 साल लगभग होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि बीच में जो कोविड का जो महामारी रहा 2 टर्म, कहीं न कहीं पूरी तरह से देश की सारी व्यवस्था को डिस्टर्ब किया। उसके बाद भी जिस ढंग का इनका काम रहा है वाकई में देखने लायक है। और जो हमने ये समरी हमने सर के लिए तैयार किया है क्वेश्चन, करीबन ये 2.5 साल में अब तक का मुझे 32 ऐसे सवाल हमने इनके लिए बनाया है और इन्होंने काम वाकई में किया है, देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में और जनता की नज़र में इन्होंने जो वर्क किया है और इस 2.5 साल में वाकई में ये बड़ा चैलेंज है। और जिस हिसाब से सीनियर हैं कहीं ना कहीं इसका अनुभव भी इस सभी कामों में जाता है। सर आपका जो पहला रहा है वर्क कि 88 पर आपने संसद में प्रश्न पूछे हैं। हम जब भी पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो मेरा प्रयास रहता है कि जो लोक महत्व के मुद्दे हैं और जो देश के समस्याएं हैं, जो क्षेत्र के समस्याएं हैं, उस पर कहीं न कहीं से प्रश्न के माध्यम से 0 आवर में या नियम 377 में हम प्रश्न पूछते रहते हैं और उसका जवाब भी मुझे मिलता रहता है लोकसभा से। तो यह काम मैं निरंतर करता रहता हूँ। आपका उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो संसद में काफ़ी आपकी एज के बहुत कम लोग रह गए हैं, उसके बाद भी आपने इतने सारे सवाल आपने पूछे हैं, कैसे आप इसको कर पाते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि हम एक बरकत से सांसद हुए हैं। हम पूरे बिहार का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां संगठन में काम करने के वजह से मुझे घूमने का मौका मिला और बिहार के हर क्षेत्र में मैं घूमता रहा और इसके वजह से बिहार के समस्याओं से मैं रूबरू होता रहा। और उसी का प्रतिफल है कि मैं जानता हूँ, मुझे ये अनुभव प्राप्त हुआ कि बिहार की जो समस्या है उसको हमको मौका मिला है पार्लियामेंट में तो हम उसको उठाएं। ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब से बिहार में सत्ता संभाले हैं तब से अभी तक उनके दूरदृष्टि और मेहनत के बदौलत, उनका अग्रणी सोच के बदौलत बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि बिहार को देश के अग्रणी, देश के विकसित राज्यों के श्रेणी में आने के लिए या ले जाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बहुत ही आवश्यक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बराबर मांग कर रहे हैं, हमारे राज्य के कई एक नेताओं ने इस पर अपना आवाज़ उठाया है और हम आपके माध्यम से फिर आदरणीय प्रधानमंत्री से जिसे आग्रह करेंगे कि बिहार को अगर विकसित राज्य बनाना चाहते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जिससे कि बिहार देश के जो विकसित राज्य हैं उसके श्रेणी में पहुंच सके। लगातार केंद्र सरकार के द्वारा पैकेजेज तो दी जा रही है बिहार को, लेकिन दर्जा और पैकेजेज में फ़र्क क्या है? देखिए, दर्जा और पैकेजेज में फ़र्क बहुत है। जैसे पैकेज देते हैं तो खर्च करने के लिए देते हैं, वो भी जितनी आवश्यकता होती है उतनी मिलती नहीं है। लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो वहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगे बड़े बड़े। उसका कारण होगा कि जो जीएसटी है, सेल्स टैक्स है, उन सबों में छूट हो जाता है। जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं उनके रॉ मटेरियल के खरीद पर, उनके बिक्री पर सहूलियत प्रदान की जाती है वैसे राज्यों को जहाँ विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त रहता है। इसके वजह से उद्योगपति वहाँ आकर्षित होकर उद्योग लगाएंगे। बिहार झारखंड से अलग होने के बाद वहाँ कोई उद्योग है नहीं, इसलिए हम आवश्यक समझते हैं कि बिहार में जब तक उद्योग का श्रृंखला बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे नहीं, तब तक बिहार का जो विकास की
कल्पना है वह पूरा नहीं हो सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सोच और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शिता यहाँ तक बिहार को कम सीमित संसाधन में यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, लेकिन उनको बिहार को और आगे ले जाना चाहते हैं, विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग बराबर हो रहा है। और हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उपलब्ध कराएं, जिससे कि देश को आगे बढ़ने में बिहार भी मददगार खड़ा हो सके। सर, सदन में आप जब भी चर्चा हुई है तो आपकी चर्चा के जो आंकड़े बता रहे हैं करीबन 30 के आसपास अपने चर्चे में भाग लिया है। तो हम बताया आपको कि हमको जब भी मौका मिलता है, सदन चलता है, सदन में हम समय देते हैं और जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनको उठाने का काम करते हैं। बस उस मुद्दों को उठने से यह स्वाभाविक है कि जो विभाग होता है वो विभाग संज्ञान लेता है और जो काम होने लायक रहता है उसको आगे बढ़ाया जाता है। सर, हम अगर बात करें सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई एवं पिछड़े क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को लेकर, तो आप क्या कहेंगे? आपको बता रहे हैं हम कि बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले संकल्प लिए थे और कहा था उन्होंने कि हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे, अगर नहीं पहुंचाएंगे समय पर तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। ये मामूली संकल्प नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से चैलेंज करके और अपनी बात कहते हैं और उसको समय से पहले, जो समय निर्धारित आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था उससे पहले ही बिहार में हर घर बिजली पहुंच गया जी। और यह एक प्रमाणित है कि मुख्यमंत्री जी का संकल्प और काम करने का जो ढंग है वो प्रदर्शित करता है कि वो किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हर जगह रोड का जाल बिछ गया। मेन रोड का स्थिति तो बहुत ही अच्छी है। अब तो उन्होंने टोला संपर्क योजना, जो छोटा छोटा टोला है गरीबों का, जी। वहाँ तक रोड पहुँचा रहे हैं और पहुँच रहा है। और पेयजल की व्यवस्था के लिए उन्होंने जो व्यवस्था किया है, जल नल से पानी, वाटर सप्लाई का, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में जल नल योजना लागू हुआ है उस गांव में किसी के घर में उतना डीप बोरिंग नहीं है, जिसका सिस्टम बिहार सरकार ने बनाया है कि लगभग 300 से ऊपर डेप्थ में जाकर के अब पानी आता है। उतना शुद्ध पानी बड़े बड़े कृषकों के घर में भी उपलब्ध नहीं है, जो गरीबों को प्राप्त हो रहा है। उससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार हो रहा है। लोग गंदा पानी नहीं यूज कर रहे हैं, अच्छा पानी मिल रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा पहल भी है। और हर गली में पक्की सड़क, माने हर कोई भी 7 निश्चय के माध्यम से उन्होंने संकल्पित कर दिया, एक नियम बना दिया कि उस गांव में, चाहे उस टोले में 7 निश्चय के माध्यम से जितनी भी योजनाएं हैं उसको लागू कर दिया जाए। उसमें सड़क भी है, नाली भी है, पेयजल योजना भी है, बिजली भी है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि बिहार में सरकार बनने के पहले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सत्ता में आने के पहले, जो स्कूल था उसका भवन नहीं था। बच्चे ओपन में बैठ कर के पढ़ते थे। और आज स्थिति है कि जो सबसे अच्छा बिल्डिंग है उस गांव में दिखाई पड़ता है, तो आप समझिए कि वह स्कूल का भवन है। अब अंदाज कर सकते हैं, स्कूल का भवन बढ़िया बन गया। बच्चों को साइकिल, पोशाक योजना के माध्यम से बच्चे घर से कपड़े पहन कर के, पहले जो गरीब के बच्चे थे उनको कपड़ा नहीं जुटता था तो आगे की पढ़ाई पढ़ने के से वंचित रह जाते थे, लाज से स्कूल जाते नहीं थे। आज उन्होंने इसी व्यवस्था कर दी। आज वहाँ की लड़कियाँ देखिए, साइकिल चला के पगडंडियों पर चलती है। लोग कहते थे कि लड़कियाँ साइकिल कैसे चलाएगी, निर्भीक होकर साइकिल चला रही हैं। वहाँ का वातावरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बदलने का काम किया, सोच बदलने का काम किया। वहाँ जो अराजकता की स्थिति थी सरकार बनने के पहले,
लोग 2 बजे 3 बजे के दिन के बाद आप जानते हैं कि घर से नहीं निकलते थे। जो स्थिति थी लॉ ऑर्डर का, उसमें सुधार हुआ। आज लोग 12 बजे रात में, 1 बजे रात में भी अपने घर से लोग आते जाते हैं, स्टेशन से, चाहे अस्पताल से, चाहे कहीं भी, किसी भी शहर से। तो अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में देखिए सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है कि पहले उन्होंने निर्धारित किया था कि बिहार के किसी कोने से 6 घंटा में पटना पहुंच सकता है व्यक्ति। वो काम माने प्रारंभ हो गया। 6 घंटे में आप अररिया से, पूर्णिया से, सुपौल से, मोहनिया से आप आराम से 6 घंटा में पटना पहुंच सकते हैं। लेकिन अब उनका लक्ष्य है कि उसको घटा कर 5 घंटा कर रहे हैं। वो 5 घंटा में बिहार के किसी कोने से कोई व्यक्ति बाई रोड आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और पहुंच सकते हैं। इसकी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करा दी है। तो यह एक साधारण बात नहीं है। विकास के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात सजग हैं और मेहनत कर रहे हैं और काम हो रहा है बिहार में विकास का। हाँ, भले ही लोगों को तुलना करने में दिक्कत हो रही है, तुलना लोग विकास के दूसरे राज्यों से कर देते हैं और उसके वजह से बिहार का विकास नज़र नहीं आता है ऊपर के लोगों को। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का काम का तुलना होना चाहिए। जब से वो सत्ता में आए हैं तब से लेकर के अभी तक, इतने दिनों में, 15 वर्षों में उन्होंने कितना काम कर दिया बिहार के लिए, इसकी गणना अगर हो तो दिखाई पड़ जाएगा कि कितना विकास का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सर, सांसद बनने के बाद आपने RWD, RCCD, NHI मरम्मती करने के लिए आपने राष्ट्रीय राजमार्ग, DPR, विभिन्न तरह के कदम उठाए हैं। ये सब काम तो देखिए हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण काम है। जैसे अरवल ज़िला हमारे क्षेत्र में पड़ता है। अरवल में रोज़ जाम लगता है मेन रोड में। वो NH गुजरी है शहर से होके, तो उसके लिए हम आदरणीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री से आग्रह किया था और उन्होंने उस पर कार्य शुरू कर दिया है। उसका DPR बनाने का निर्देश दिए हैं। अब वहाँ बाईपास बन जाएगा। अरवल शहर के बाहर से रोड निकल करके और बन जाएगा तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगा। उसी तरह से कुर्था में आपको जो बाज़ार से रोड गुजरी है, पुरानी रोड, वो रोड बहुत ही संकीर्ण हो गई है और लोग रोड नीचा हो गया है और घर लोगों का ऊंचा हो गया है, इसलिए वाटर लॉगिंग रोड पर हो जाता है, गंदगी फैल जाती है। उसके लिए भी हमने बिहार के मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी से हम मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको योजना में शामिल कर रहे हैं। कुर्था में भी बाईपास का काम हमको लगता है 1-8 साल के अंदर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको NH 110 गुजरती है जहानाबाद और अरवल से होकर के, उसके लिए भी हमने मांग किया था आदरणीय मंत्री से, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री से, तो उन्होंने उसका चौड़ीकरण और मरम्मतीकरण दोनों का काम शुरू करा दिया है। NH 83 में जो काम देख रहे हैं आप, उसको स्टार्ट करने के पहले जिस समय हम शुरू में पार्लियामेंट में आए तो पहला काम गडकरी जी से मिल के हमने आग्रह किया कि उस रोड का हालत बहुत ख़राब है, पहले उसको मरम्मत करा दीजिए और उसके बाद जल्द से जल्द उसको काम कराइए। तो उसमें उन्होंने मरम्मत का भी आदेश दिया, मरम्मत हुआ और आज तक मरम्मत वाले रोड से ही आदमी राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपके लोकसभा में गुजर रहा है, उसके लिए आपने जो माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से आपने बातचीत किया, क्या लग रहा है, उस पर संतोषपूर्ण जवाब मिला? हाँ, एकदम उसमें काम शुरू हो गया है। उसमें तो आप देखिए अब तो NH 83 बहुत प्रगति पर है, बहुत तेज़ गति से उसमें काम चल रहा है और हमको लगता है कुछ दिनों में हमको लगता है समय या कुछ ज़्यादा समय लगेगा और कंप्लीट हो जाएगा। NH 83 कंप्लीट हो जाएगा तो पटना से जहानाबाद की दूरी मुश्किल से 40 मिनट 50 मिनट में होगी। तो इस तरह से एक रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा दिया गया है, ग्रीन फील्ड रोड है वो। आपको आमस से लेकर के और वो दरभंगा तक जाएगी रोड और वह ग्रीन फील्ड रोड है, वो बाईपास निकलेगी। उसका भी टेंडर हो गया है, काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह से जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में और भी आपको बताते हैं कि मैंने अतरी विधानसभा हमारे क्षेत्र में आता है। तो अतरी में 14 को रोड हमने अनुशंसित किया था PMGSY में, उसको स्वीकृति मिल गई, उसका टेंडर भी हो गया और उसमें अब काम लगेगा। 14 रोड आज तक कभी वहाँ इस तरह का योजना नहीं लोगों ने चालू कराया था जो हम प्रयास करके शुरू कराए हैं। उसी तरह से अरवल जहानाबाद में भी PMGSY में रोड हमने दिया है और वह भी सब स्वीकृत हो रहा है, स्वीकृत होकर उसमें भी काम लगेगा। माइनर इरिगेशन में आपको आहर पैन की उड़ाही के लिए शुरू में ही माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था और रिकमेंड किए थे, काफ़ी चिट्ठी लिखे थे, सबों पर काम स्वीकृति मिल रही है और काम शुरू हो रहा है। सर 350 सड़कें का DPR तैयार किया गया जिसमें 316 सड़कें पर काम चल रहा है। तो ये बता रहे हैं आपको कि हम जब आए सत्ता में मैंने पार्लियामेंट में, तो हम पार्लियामेंट जब नहीं रहता है तो हम क्षेत्र में घूमते हैं, लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं। तो क्षेत्र में जाने के बाद लोगों ने मुझे वो समस्या बताया और हम भी देखे कि कहाँ कहाँ किस किस रोड का स्थिति खराब है। तो उसके बारे में हम तत्काल उसी समय भ्रमण के दौरान आते हैं और तुरंत उसके कार्य के निष्पादन के लिए पत्राचार शुरू कर देते हैं। मंत्री लोगों से मिलते हैं, मिल के आग्रह करते हैं कि इन योजनाओं को क्रियान्वित कराया जाए। लेकिन कोरोना के चलते 2 साल जो बाधित हुआ, उसके चलते कुछ काम पीछे पड़ गया है। लेकिन हमको लगता है कि वह सब काम भी अब तेज़ी से शुरू हो जाएगा जो पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए हर क्षेत्र में, हमारे संसदीय क्षेत्र में, आपको जहानाबाद में सेंट्रल स्कूल में सिंगल शिफ्ट स्कूल चलता था। जी जी। तो बच्चे कम एडमिशन होते थे, नामांकन कम बच्चों का होता था। हम प्रयास करके यहाँ से, और उसको पहले तो वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा था, तो उसको हमने प्रयास किया यहाँ से उच्च पदाधिकारियों से संपर्क करके और कहलाया, वहाँ पर प्रिंसिपल को दबाव बनवाए और बनवा करके जो भवन बना हुआ था उसमें शिफ्ट कराए। शिफ्ट हो गया तो जगह ज़्यादा में हो गया, ज़्यादा हो गया तो साधन बढ़ा। तो हम कहा कि अब 2 शिफ्ट में वहाँ परमिशन दीजिए एडमिशन लेके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो 2 शिफ्ट में बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो अरवल में सेंट्रल स्कूल नहीं है, तो हम उसके लिए अभी हाल ही में नियम 377 के तहत हम मांग किया है आदरणीय शिक्षा मंत्री से भारत सरकार के कि अरवल में जल्द से जल्द सेंट्रल स्कूल की स्थापना कराई जाए। तो सर जहाँ तक आपके लोकसभा की बात करें तो 30 पुल एवं पुलियों पर अनुशंसा की है जिसमें 17 पुल पर काम चल रहा है। घाघरा नदी का पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, कितना संतुष्ट है, काम कितना आगे बढ़ चुका है? देखिए, काम तो एजेंसी करता है और उसका मॉनिटरिंग जो तकनीकी विभाग है वो करता है। और हम लोग तो काम जब सेंक्शन हो जाता है तो हम लोग थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि चलिए अब काम शुरू हो जाएगा। लेकिन यह बात आपका कहना सही है, अब हम सोचते हैं कि उन कामों का निरीक्षण भी होना चाहिए ग्राउंड ज़मीन पे जाके। हाँ, ज़मीन पर जा कर के, जिससे कि काम का गुणवत्ता सही हो, और गुणवत्ता सही के साथ काम होगा तो उसका लाइफ ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम इस बार प्रोग्राम बनाएंगे और बना करके, और यानी इस सत्र के बाद आप और अपने कामों पर एक बार निरीक्षण करेंगे कि वो काम किस स्पीड से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। और सर हम एक और हमारा आपसे सवाल है कि पटना डोभी रोड NH 83 जो जहानाबाद से होते हुए जाती है, जी जी, और उसके अलावा 25 पुलिया 350 ग्रामीण पथों पर 25 से अधिक RCD पथों पर राज्य मार्ग पर काम चल रहा है। आपको बताया हूँ कि इन सभी कामों की अनुशंसा मैंने किया था, और मेरे अनुशंसा के बाद बिहार सरकार के विभागीय मंत्री ने संज्ञान लिया और हर विभाग में, माइनर इरिगेशन, ग्रामीण कार्य विभाग या जल PHED विभाग, सबों ने इस पर संज्ञान, PWD मंत्री
सबों ने संज्ञान लिया और सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दे रहे हैं और काम शुरू हो रहा है। और काम हमको लगता है कि जितना हम अनुशंसा किए हैं वो सब काम अगर हो जाएगा तो जहानाबाद और अरवल में के लोगों को काफ़ी सहूलियत प्राप्त होगी। और हम तो चाहते हैं कि वहाँ अभी हम मिलेंगे आपको फूड प्रोसेसिंग मंत्री जी से, और मेरा प्लान है कि मिल करके उनसे आग्रह करेंगे कि जहानाबाद या अरवल में एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कराएं भारत सरकार के माध्यम से, जिससे कि वहाँ के कृषकों को उसका लाभ मिल सके और वहाँ के कृषक को अपने उपज का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर कहीं न कहीं आपके जो मांग रहे हैं, आपने जो प्रस्ताव दिया, केंद्र और राज्य सरकार का तालमेल बहुत अच्छा है, उसका असर आपको दिख रहा है कि काम ज़मीन पे उतर रहा है? स्वाभाविक है, एनडीए की सरकार है, हम लोग सरकार में शामिल हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पहल, सोच और विचार बहुत ही ऊंचा है और काफ़ी मेहनत करते हैं। इस उम्र में भी 8 घंटा 6 घंटा से ज़्यादा विश्राम नहीं करते हैं। तो इसलिए बिहार का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति मिल गया बिहार को, कि जो बिहार का विकास हुआ इतना। आप देखिए सब जगह जैसे ही निर्णय हुआ, हर हॉस्पिटल में जो सक्षम हॉस्पिटल था उसमें ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो गया। हर हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। यहाँ तक कि कल हम न्यूज़ में देखा है कि एम्स को काफ़ी सुविधा बढ़ा रहे हैं। तो उनका विचार है कि यहाँ कोविड देखिए फिर पैर पसार रहा है, तो हम देखा है कि वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इस पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई उसको लेकर के वो काफ़ी चिंतित नजर आए कल। हाँ, काफ़ी देखिए बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं, उनको अपना नहीं कुछ चाहिए। वो बिहार का विकास, बिहार की जनता के सुख के लिए काम करते हैं और इसी में दिन रात लगे रहते हैं। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि उनके जैसा नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। जी जी सर, हमारा खास करके 3rd फेज का एक प्रेशर है सभी सरकारों पर, जिस ढंग से बीमारियां बढ़ रही है। तो आपका जहानाबाद जिला मुख्यालय अस्पताल, उसके आधुनिकीकरण क्या काम हो रहा है, कुछ बताएंगे? देखिए, आधुनिकीकरण के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि वहाँ जो अस्पताल का परिसर है जी उसको विकसित किया जाए और भारत सरकार भी, बिहार सरकार भी उस पर आदेश दिया है कि उसको विकसित किया जाए। लेकिन उसको वहाँ से अलग, उसके अलग भी एक बड़ा अस्पताल वहाँ खुलना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ा अस्पताल 100 बेड का अलग खुले। उसके लिए प्रशासन से बातचीत हुई है हमको और हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ज़मीन अधिग्रहण की भी ज़रूरत पड़ेगी वैसे स्थिति में? ज़मीन है, वहाँ सरकार का ही ज़मीन है। प्रशासन से बात हुआ है, उन लोगों ने बताया है कि ज़मीन है। सर लगातार और भी चीज़ें हैं। पीएम रिलीफ फंड में अब तक 100 लोगों को आर्थिक मदद दिलाने की बात आ रही है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग तो जनता के बीच घूमते रहते हैं, तो जिनको भी उस तरह का परेशानी रहता है वो संपर्क में आते हैं और जब बताते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि पीएम फंड से भी रिलीफ मिलता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी फंड है, वहाँ से भी मिलता है। स्टेट फंड भी है और केंद्र फंड भी। हाँ, कैसे मिलता है? अगर किसी इंसान को चाहिए तो कैसे ले वो? तो हम उनको बताते हैं, उसकी प्रक्रिया है। वो जिस अस्पताल में इलाज कराते हैं उसका उस अस्पताल से एस्टीमेट बना करके दे दिया जाता है। उस एस्टीमेट को ले करके और आधार कार्ड जी बना करके देते हैं। उसको लगा करके हम अनुशंसा करते हैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ और उस पर उनको समय के अनुसार सीरियल नंबर से वहाँ होता है, चूँकि पूरे भारतवर्ष से आता है, तो सिस्टम के हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। रिलीफ फंड सिर्फ रिलीफ फंड नहीं है, सरकार द्वारा पहुंचाया जाता है और स्टेट सरकार द्वारा 5 लाख और केंद्र सरकार द्वारा 3 लाख ये राशि
बजाबते नियम में आता है। और आइए हम बात करते हैं माननीय सांसद जी के प्रयास से 3000 लोगों को इलाज पटना, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली में कराया गया। सर, कहीं ना कहीं आप बिहार से लोग सबसे ज़्यादा महानगरों में आते हैं इलाज कराने के लिए, और लगातार बिहार में बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास जो है बड़े शहरों की तरफ है, बड़े हॉस्पिटलों की ओर है। हाँ, विश्वास में थोड़ा फ़र्क है। विश्वास लोगों को ज़्यादा एम्स पर ही होता है जी और वो लोग चाहते हैं कि एम्स में मेरा इलाज हो, तो उसके लिए जितना ज़रूरत होता है हम लोग यहाँ व्यवस्था कराते हैं। और अब तो एम्स पटना में भी खुल गया है, जी जी तो उसके वजह से बहुत सारे लोग पटना में भी इलाज करा लेते हैं। लेकिन जो जटिल बीमारियां रहती है तो उसके इलाज के लिए दिल्ली आते हैं, तो उसका हम लोग व्यवस्था यहाँ कराते हैं और इलाज समुचित हो इसकी व्यवस्था करते हैं। जी जी सर, एक और सवाल हमारा आपसे है कि 250 पाइन आहार एवं नहर की DPR। जी जी तो और जवाब आपको दिया है। हाँ हाँ, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ब्रेक के बाद हम आपको थोड़ी और भी जानकारी दे रहे हैं। हाँ, कोई नहीं। और अगला हमारा सवाल है सर से। हाँ, आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पूरा सर का रिपोर्ट ही दे रहा हूँ कि 2.5 साल कोविड होने के बाद भी हमारे पास जो 32 की लिस्ट है, जो पूरी रिपोर्ट है, वाकई में दूसरे सांसदों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप रिपोर्ट तभी बनाते हैं जब आप काम करते हैं, और कोई काम करेंगे तभी उनके बारे में हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जहाँ काम ही नहीं हुआ है उस पर हम क्या रिपोर्ट निकाल सके। और काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी सीनियर हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाएगा कि इतने सीनियर सांसद उम्र में होने के बाद अगर ज़मीन पर काम उतार रहे हैं, और बताइए कि 40 से 50 मिनट में इनके लोकसभा तक पटना राजधानी से अगर सफ़र पूरा हो तो ये बड़ी बात है। जबकि पहले ये हालत थी राबड़ी देवी और लालू जी की सरकार के समय में, मैं खुद बिहार समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, 7 घंटे लगते थे हमें पहुँचने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सर, आपका एक और था जहानाबाद में चापाकल से 50 से अधिक कुआं की सफाई करना, इस तरह के भी रहे। आपने अंडरपास पर काम किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हाँ, अभी हाल ही में 0 आवर में पार्लियामेंट में हम ये आवाज़ उठाया है। जी जी NH 110 जहानाबाद से गुजरती है जी जी और अरवल तक जाती है। जी जी उसमें अभी चौड़ीकरण का काम लगा हुआ है, ये हम आपको बताएं। जी जी लेकिन वह रास्ता जो है ब्रिटिश टाइम से ही बना हुआ एक अंडरपास है, जी। रेलवे लाइन के नीचे से। जी जी अब उसमें जनता को इतनी कठिनाइयाँ हो रही है, इतना तकलीफ़ से वो लोग उस रास्ते को पार करते हैं, वह बड़ा कष्टदायक हो गया है। अभी बराबर जाम लगा रहता है, पानी नीचे वाटर लॉगिंग हो जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, साइकिल गिर जाता है, आदमी माने बहुत तरह के समस्या से जूझ रहे हैं जहानाबाद के लोग। और मुझे भी बहुत कष्ट होता है उस कष्ट को देख करके, और इसलिए हम DRM से भी बात किया था दानापुर, और उनसे भी कहा था कि तत्काल कोई व्यवस्था कीजिए कि जिससे कि उसका सुधार हो। और DRM फ़िलहाल इधर गए भी थे, वो कहीं था कि हम खुद जाके देखेंगे, तो जा कर के वो गए भी थे। हो सकता है संभवतः वो कुछ प्रयास करेंगे। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पार्लियामेंट में मुझे मौका मिला बात कहने का, तो आदरणीय राष्ट्रीय मार्ग के मंत्री से आग्रह किया है कि NH 110 में काम लगा हुआ है, तो इसी क्रम में एक वहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण करा दिया जाए, जिससे कि जहानाबाद का यह जो जटिल समस्या है, चूँकि आबादी काफ़ी बढ़ गया है, जहानाबाद रेलवे लाइन के पूरब भी काफ़ी घनी आबादी बसी हुई है, जहानाबाद रेलवे लाइन के पश्चिम भी घनी आबादी बसी हुई है, और मेन NH 110 का उससे जाना है, तो आवागमन भी काफ़ी है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि उस पर संज्ञान लेकर के और जल्द से जल्द उसमें
उसको स्वीकृति दी जाए और उस पर काम शुरू करवाया जाए। सर, और आपसे एक और सवाल है कि ये ट्रामा सेंटर के बारे में क्या आप लेटेस्ट जानकारी देना चाहेंगे? अब ट्रामा सेंटर स्वीकृत हो चुका है टेहटा में ट्रामा सेंटर बनेगा और उसकी स्वीकृति हो चुकी है। हमको लगता है कि बहुत जल्द उसका निर्माण शुरू हो जाएगा जी। और निर्माण शुरू होने से रोड में एक्सीडेंट जो होता है उसकी रोकथाम, उसका इलाज सब संभव हो जाएगा वहाँ। आपके द्वारा 2 प्रखंडों में स्टेडियम को लेकर के सुनिश्चित किया गया। तो हम अनुशंसा किया था सभी प्रखंडों के लिए, लेकिन अभी राज्य सरकार के द्वारा 2 प्रखंडों में स्वीकृति दी गई है और हमको लगता है कि बहुत जल्द उसमें काम शुरू हो जाएगा और वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के छात्रों को वह मौका मिलेगा कि उस जी स्टेडियम में अपना शारीरिक विकास करेंगे और स्पोर्ट्स के खेल से मतलब युवा जुड़ेंगे। हाँ, जुड़ेंगे तो सब कुछ अच्छा हाँ, होगा। हर तरह का विकास होगा उसमें। जी सर, और आपने 716 सोलर लाइट की आपने व्यवस्था करवाई है, 150 ट्रांसफ़र, मतलब इस तरह के विभिन्न आपके काम रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको अब तक में बाधाएं कितनी आई जनता तक ये सारी योजनाओं को उतारने में? देखिए, जनता तक आपको पहले ही हम बताए हैं कि हमको माने सिस्टम में आने के लिए परिश्रम करना पड़ा है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमने मेहनत किया है और मेहनत हम गाँव में घूम करके किया है। तो उन बाधाओं से मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। बाधा आता है, हम संघर्ष करते हैं उसके लिए कि किसी भी तरह से क्षेत्र का काम हो, चाहे जिनके पास भी जाना पड़े मैं जाता हूँ, आग्रह करता हूँ और उम्मीद करता हूँ उनसे कि मेरा जो आग्रह है उसको स्वीकार करके क्षेत्र का विकास में हमको सहयोग करें और इस तरह से काम होता है। आपने खास करके एजुकेशन को लेकर के तो आपने लगातार, मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट बता रहे हैं कि आपने विद्यालय पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है और 10 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिवर्तन। शिक्षा सबसे बड़ा किसी भी समाज के लिए, किसी भी विधानसभा या लोकसभा के लिए या किसी भी राज्य के लिए बहुत मायने रखता है। तो देखिए, ये तो जनप्रतिनिधि होने के नाते और हम आपको बता ही रहे हैं कि हम गांव घूम करके और तब यहाँ तक पहुँचे हैं पार्लियामेंट में। तो हम जानते हैं कि जब तक शिक्षा पर जोर नहीं होगा, शिक्षा की सुविधा जब तक पूरा गाँव को नहीं मिलेगा, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी कृत संकल्पित हैं। हर प्रखंड में ITI, हर मंडल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इतना जो खुलवा रहे हैं, इतना टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, इसका क्या मकसद है? मकसद यही है कि लोग शिक्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बिहार के लोग शिक्षित हों। और जब शिक्षित होंगे तो वो अपना विकास का रास्ता स्वयं खोज लेंगे। वहाँ की गरीबी भी दूर हो सकती है, उसका रास्ता है शिक्षा ही। और उसमें तकनीकी शिक्षा के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी रास्ता बनाया है और काफ़ी व्यवस्था किया है उन्होंने कि तकनीक पर आधारित शिक्षा हासिल कीजिए और अपने पैरों पर खड़ा होकर के और अपना जीवन यापन, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। खास करके आज़ादी के बाद देखा गया कि बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो प्रजनन पुरुष की अपेक्षा बढ़ा है और ये रिपोर्ट कहीं न कहीं नीतीश सरकार के कार्यकाल में ज़्यादा पॉजिटिव गया है। इसका क्या कारण मानते हैं? ऐसा क्यों हुआ? लोगों में जागरूकता आई, सरकार ने सुविधाएं दी, या माता पिता अपनी बेटियों को सुरक्षित महसूस किया इसलिए उसको जन्म देना सही माना? पहले लोग बेटी को जन्म देने से दूर भागते थे। देखिए, आपने मन ठीक ही कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को और बच्चियों को जो आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, 35% सरकारी सेवा में आरक्षण लागू कर दिया महिलाओं के लिए उन्होंने। आज महिला सिपाही, कोई कल्पना नहीं बिहार में करता था कि महिला सिपाही बिहार में काम करेगी। अभी राइफल लेके सभी बच्चियां खड़ी रहती है सुरक्षा में, हम लोगों की सुरक्षा में रहती है सब खड़ी।
तो यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। सोच ही बदल दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों का कि बच्ची को पैदा होने से घर में घबराहट जो होती थी, जी जी, अब खुशी होती है कि हमारे घर में बच्ची ही पैदा हुई है। मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या हो गई, बेटियां की संख्या होगी 1020 से 1030, हाँ, मतलब तो ज़्यादा हो गई। हाँ, तो ये देखिए, ये मानसिकता ही उन्होंने परिवर्तित कर दिया। अपने कर्म के बदौलत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया कि लोगों का भावना ही बदल गया। अब ये बहुत बड़ी परिवर्तन है। जब तक अब शराबबंदी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है, शराबबंदी बड़ा एजेंडा है। महिलाओं के आग्रह पर ही किया है। हम्म, और वो उनको पूरा भरोसा है कि महिलाएं जब जाग जाएगी और इसमें सफल माने सतर्कता से और पहल शुरू कर देगी, तो निश्चित रूप से और मजबूती के साथ शराबबंदी लागू हो जाएगा। इसलिए आह्वान किया है उन्होंने कि महिलाओं को कि आप अपने घरों में इसको और सपोर्ट कीजिए, टाइट कीजिए, जिससे कि शराबबंदी लागू रहे। तो उनको भरोसा है और वो जागृत किए हैं महिलाओं को सरकारी सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह कहीं भी ज़रूरत अगर है, खेत से लेकर के पंचायती राज में, लड़कियां पंचायती राज की व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया आदरणीय मुख्यमंत्री। इस बार चुनाव में भी देखा गया। तो आप ये सब क्या है, यही मानसिकता बदलने का प्रक्रिया है। उनका जो विजन है, हम बताया ना आपको, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने विजन के बदौलत कम संसाधन में बिहार को इतना दूर आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे भारत सरकार, तो बिहार भी बहुत जल्द दूसरे राज्यों के जो विकसित राज्य हैं उसके श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा होगा अगर विशेष राज्य का पैकेज मिल जाए। बजट तो मिल रहा है, स्पेशल पैकेज मिल रहा है, लेकिन दर्जा मिल जाए, इसकी लड़ाई नीतीश जी काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। नीतीश सरकार के सभी विधायक सांसद इस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से संपर्क में हैं। और एक अच्छी बात बताऊं आपको कि जो दिल्ली में हमको देखने को मिलता है कि सिलेंडर हम घर उठा के जाते हैं, लेकिन अब इनके जहानाबाद में घरों में पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचेगा। बड़ा चैलेंज है, ज़मीन पे उतरता नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अब स्वाभाविक है, बहुत जल्द कल ही पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का बैठक था, उसमें हम आवाज़ अपना उठाए हैं माननीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री से, कि जहानाबाद में जो काम चल रहा है गैस सप्लाई का पाइपलाइन के द्वारा, वो उसकी गति बहुत धीमी है, उसको तेज़ गति से काम कराया जाए और जहानाबाद के लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस जल्दी आपूर्ति हो, इसकी व्यवस्था कराई जाए। और गैस जब पाइपलाइन से शुरू हो जाएगा आपूर्ति होना, तो जहानाबाद के वासियों को के बीच में एक अलग तरह का खुशी का माहौल होगा। एक गृहिणियों को बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैं माननीय सांसद जी से दूसरी बार लंबी वार्ता हुई आज हमारी, और आज भी हम काफ़ी पूरा लिस्ट बनाकर सर के सामने बैठे थे, लेकिन हमारे सवाल करने से पहले उनकी जवाब इनके पास रेडी है। यानी जो इंसान ग्राउंड ज़मीन पर, जीरो पर जब खुद काम करते हैं, तो उनको किसी पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमने तैयारी करके आए थे कि इनसे सारे सवाल पूछेंगे, लेकिन ये पूरी तैयार बैठे थे कि आएँ तो हम उसका जवाब देंगे और हमने क्या काम किया है, एक एक काम के बारे में इनको याद है। उन्हीं को याद होता है जो ज़मीन पे काम करते हैं। कुछ सवाल और हमारे हैं। सर, ऐसा क्या काम लग रहा है जो बचे हुए 2-2.5 साल में आपको करने हैं, जो जनता के हित में जाएगा? देखिए, उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जहानाबाद से होकर बहुत सारी नदियाँ गुजरती हैं, उन नदियों पर ऐसा व्यवस्था हो कि उससे वाटर बरसात के टाइम में जो डिस्चार्ज होता है, वो जल सिंचाई के लिए कृषकों के बीच में पहुंच जाए। यह एक माने हमारे मन में एक बात है, वर्षा का पानी एकत्रित कर नदी में, नदी के माध्यम से जो पानी आता है और चला जाता है, जी जी, समुद्र में चला हाँ, गंगा में जाता है, गंगा से समुद्र में जाता है। लेकिन उस पानी को बीच में जैसे आहर पैन की व्यवस्था के माध्यम से लोगों के खेतों तक पानी सब जगह अगर पहुँचे, बहुत सारे पैन हैं बने हुए पहले के, उसको अगर सुनिश्चित ढंग से
उसको उड़ाही करा दिया जाएगा, उसको बहुत जगह इंक्रोचमेंट हो गया है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा कस करके हम चाह रहे हैं कि समय दें और उसको कार्यान्वित करावें, जिससे कि वहाँ पटवन की व्यवस्था अगर पूरा हो जाएगा। देखिए कि जहानाबाद में कोई उद्योग नहीं है, जहानाबाद में कृषि ही एक आमदनी का साधन है कृषकों का, उस ओर मेरा ध्यान है। दूसरा देखिए वहाँ उस जिला में मशरूम का उत्पादन मुख्य उत्पादन जिला के लिए रेखांकित किया गया है। तो जैसे ही हमको पता चला कि मशरूम उत्पादन के लिए जिला को चिन्हित किया गया है, तो हम यहाँ कृषि विभाग के सचिव से मिले भारत सरकार में और उनसे आग्रह किया कि वहाँ किसी एक्सपर्ट को भेजिए जो वहाँ सेमिनार लगा के मशरूम उत्पादन हो तो उच्च कोटि का हो, जिससे कि कृषकों को दाम बढ़िया मिले, तो उनको इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा उपज करेंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि मशरूम की खेती अगर करेंगे तो उनको जागरूक करना है और इस तरह की व्यवस्था लाने के लिए सरकार से जो सहायता मिल सकती है, जो ट्रेनिंग मिल सकती है, वो हर सुविधा के लिए सर माननीय सांसद का पहल है जी। और टीम गया जहानाबाद में, 2 दिन का सेमिनार हुआ और उससे लोगों को लाभ मिला। सर अगर ये मशरूम की खेती अगर कोई करना चाहता है तो उसके आपके माध्यम से या सरकार के माध्यम से क्या सुविधा दी जाती है? देखिए कृषि विभाग का यह योजना है और उसमें बहुत तरह का सुविधा है। एक तो उसमें सब्सिडी भी है, दूसरा है कि आप मशरूम से और क्या क्या बना सकते हैं और उसके माने उत्पाद को आप कई एक भाग में विभाजित करके कई एक तरह का चीज़ बना सकते हैं और बना करके पैकेजिंग करके भी उसको बेच सकते हैं। तो आपका जो उत्पाद है वो बेचने का समस्या नहीं रहेगा, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हमारा कि बिहार खास करके जब से झारखंड बटा है, बिहार में खेती ही एक रास्ता रह गया और बिहार का बाकी आधा से ज़्यादा हिस्सा पानी में डूबा रहता है। कहीं न कहीं बिहार में एक मजबूत प्लानिंग की और ज़रूरत है जो मुख्य रूप से बिहार को कृषि पे आधारित रख रहा है। तो कृषि पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो, आधुनिक खेती की बात हो और किसानों को इसकी पूरी प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग हो, जिससे खेती में विकास हो और नए लोग खेती की ओर रुझान बढ़े। कारण है कि स्टोरेज है, उनको अच्छे बीज की ज़रूरत है और रिस्क कवर, इंश्योरेंस, ये बहुत सारी बातें हैं जो खेती से जुड़ता है। देखिए कृषि में तो व्यवस्था कर दिया गया है कि कृषि का इंश्योरेंस होगा और दूसरा है कि जो बाढ़ से आप प्रश्न किए कि घिरा रहता है बहुत बड़ा बिहार का भाग, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ भारत सरकार में प्रयास कर रहे हैं कि एक कानून बने ऐसा जिससे नदी जोड़ो योजना जी कई एक नदियों को लिंक करके और एक सुविधा बना दी जाए। जो बाढ़ का एक नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसको डाइवर्ट करके दूसरे नदियों में डाइवर्ट कर देने से बाढ़ एक जगह ज़्यादा नहीं रहेगा पानी जी। तो बाढ़ की स्थिति नहीं रहेगी और कृषि बर्बाद नहीं होगा। कृषि का क्षेत्र जो काफ़ी जल जमाव उसकी वजह से बाधित हो जाता है, वह क्षेत्र बाधित नहीं होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बिहार में 2 नदियों को उस तरह का योजना से में लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को अनुशंसा किए हैं और उस पर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। हमको लगता है बहुत जल्दी ही इस दिशा में काम होगा और बिहार को जो बाढ़ के त्रासदी से परेशान होना पड़ता है, उस परेशानी से निश्चित रूप से संभवतः हमको लगता है बहुत जल्द निजात मिलेगा। कृषि के लिए बिजली बहुत